नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मंच साहित्य दर्पण पर। और इसी क्रम में हमने बहुत सारी क्लासेस देख चुकी हैं जो कि पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों से संबंधित थीं। और आज की जो कक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को जो कि कथन से संबंधित हैं, वो भी शुक्ल जी के। चलिए तो आज की कक्षा शुरू करते हैं और आज का पहला कथन देखते हैं रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथनों के अंतर्गत। तो पहला कथन है कि ग्रियर्सन की पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा वृत्त संग्रह कहा है। तो किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। ग्रियर्सन की पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा वृत्त संग्रह कहा है, तो शुक्ल जी ने कहा है। अगला कथन है शिव सिंह सरोज व इस्तवार दला लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी रचना को वृत्त संग्रह मात्र कहा है। तो किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने कहा है। अगला कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद पुस्तक को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह, प्रकांड कविवृत्त संग्रह तथा मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलन करता कहा है। तो तीसरा कथन क्या था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद पुस्तक को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह, प्रकांड कविवृत्त संग्रह तथा मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलन करता कहा है। अगला कथन है इन्होंने मतलब शुक्ल जी ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद एवं कुंतक के वक्रोक्तिवाद का तुलनात्मक विवेचन करके अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है। फिर से देखिएगा, इन्होंने मतलब शुक्ल जी ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद एवं कुंतक के वक्रोक्तिवाद का तुलनात्मक विवेचन करके अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है। अगला कथन देख लेते हैं 5 नंबर का। शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है। शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है। अगला कथन देखते हैं साथियों। अगला कथन है साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने। अगला कथन है आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में प्रेम की पीर को महत्वपूर्ण माना है। तो प्रेम की पीर को महत्वपूर्ण किसने माना है सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में? तो आचार्य शुक्ल ने। अगला कथन है तुलसी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्ध किया है। किसने? शुक्ल जी ने तुलसी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्ध किया है। फिर अगला कथन देखते हैं सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा तथा इसके भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य की संज्ञा दी। तो ध्यान रखना है कि शुक्ल जी ने किसे जीवनोत्सव का कवि कहा है या किसके भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य की संज्ञा दी है? तो सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है और इनके भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य की संज्ञा दी है। अगला कथन देख लेते हैं 10 नंबर का। शुक्ल रास पंचाध्यायी रचना पर नंददास को जड़िया कवि की उपाधि प्रदान की। शुक्ल जी ने रास पंचाध्यायी रचना ये किसकी है? नंददास की है। और इस रचना पर शुक्ल जी ने नंददास जी को जड़िया कवि की उपाधि प्रदान की है। आगे देखते हैं शुक्ल पद्मावती में रतन सेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम न कहकर रूप लोभ की संज्ञा दी है। तो देखिए पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम न कह करके क्या कहा है? रूप लोभ की संज्ञा दी है। अगला देखते हैं सूरदास किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक ही रही हो पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। फिर से देखिएगा शुक्ल जी ने क्या कहा है कि सूरदास किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक ही रही हो पूर्ण विकास सा प्रतीत होती है। अगला कथन देखते हैं सूरदास की भक्ति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। सूरदास की भक्ति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। किसने कहा है? शुक्ल जी ने। अगला कथन है सूर वात्सल्य और वात्सल्य सूर, सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है। ये किसने कहा? शुक्ल जी ने। अगला कथन है आचार्य शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है। तो देखिए विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानने वालों में से किसका किसका नाम आ रहा है? तो शुक्ल जी का और राम कुमार वर्मा जी का। अगला कथन है घनानंद को लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का कवि तथा साक्षात रस मूर्ति कवि कहा है। घनानंद को लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का कवि तथा साक्षात रसमूर्ति कहा है। किसने? शुक्ल जी ने। अगला कथन है हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वह आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं। देखिए ये भी कहा है शुक्ल जी ने। अगला कथन देखते हैं
भाषा के लक्ष्य एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख घनानंद को ही है। भाषा के लक्ष्य एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख घनानंद को ही थी। ये भी किसने कहा है, शुक्ल जी ने। अगला कथन देखते हैं। अगला कथन देखते हैं, बिहारी के बारे में कहा है। तो देखिए शुक्ल जी ने बिहारी के बारे में क्या कहा है कि इनके दोहे क्या हैं, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इनके दोहे क्या हैं, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। तो शुक्ल जी ने किसके संबंध में कहा, बिहारी जी के संबंध में। अगला कथन है, शुक्ल ने भूषण की भाषा की आलोचना की है। तो किसने भूषण की भाषा की आलोचना की है, तो शुक्ल जी ने की है। बोधा को रसोन्मत कवि कहा है। किसने कहा है, शुक्ल जी ने बोधा को रसोन्मत कवि कहा है। अगला कथन है, मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। तो देखिए सामंजस्यवादी कवि किसे कहा गया, तो मैथिली शरण गुप्त को, और कहा किसने है, तो शुक्ल जी ने कहा है। अगला कथन देखते हैं, श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। तो किसने माना है श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक, तो शुक्ल जी ने। फिर अगला कथन है 23 नंबर का, सदा सुखलाल न्यास को हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना है। किसने, शुक्ल जी ने सदा सुखलाल न्यास को हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना है। तो देखिए ध्यान रखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है शुक्ल जी ने, श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है, और सदा सुखलाल न्यास को हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना है। अगला कथन है, आचार्य शुक्ल ने छायावाद को मधुचर्या कहा है। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है, तो शुक्ल जी ने कहा है। अगला कथन देख लेते हैं। अगला कथन है, आचार्य शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण माना है। शुक्ल जी ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण माना है। पंत को छायावाद का प्रतिनिधि व प्रथम कवि माना है। किसने, शुक्ल जी ने पंत को छायावाद का प्रतिनिधि व प्रथम कवि माना है। साथियों ये सभी जितनी भी क्लासेस हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें शुक्ल जी से संबंधित महत्वपूर्ण कथन है। और इसमें देखिए उन्होंने कई रचनाकारों, कई कवियों के संबंध में क्या क्या बातें कही है, क्या क्या कथन कहा है, ये सभी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूर्व की परीक्षाओं में पहले भी कई बार प्रश्न इनसे बन चुके हैं, और आगे की परीक्षाओं में भी क्योंकि शुक्ल जी बहुत महत्वपूर्ण है तो इनसे प्रश्न फिर से बन सकते हैं। तो आप सभी क्लासेस को बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, और जो भी आपको नोट करना होगा आपके अनुसार आप अपनी कॉपी में नोट भी करते जाइएगा। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। अगला देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रीतिकालीन कवियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कथन। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि शुक्ल जी ने रीतिकालीन कवियों के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण कथन कहे हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसी क्रम में पहला कथन है कि इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। ये किसके लिए कहा है शुक्ल जी ने कि इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी, तो चिंतामणि त्रिपाठी के लिए कहा है कि इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। अगला कथन है, भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। तो देखिए अनुप्रास युक्त होती थी, ये बेनी के लिए कहा है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि चिंतामणि त्रिपाठी के लिए क्या कहा है शुक्ल जी ने कि इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी, चिंतामणि त्रिपाठी के लिए कहा है। और भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी, तो बेनी के लिए। सानुप्रास शब्द आएगा तो चिंतामणि त्रिपाठी है, और अनुप्रास युक्त शब्द आएगा तो बेनी है। अगला कथन देखते हैं, इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। भाषा भूषण ग्रंथ जो कि महाराज जसवंत सिंह का है, इनके लिए इन्होंने कहा है। क्या कहा है इन्होंने महाराज जसवंत सिंह के विषय में, इनके ग्रंथ भाषा भूषण ग्रंथ के विषय में, कि इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। तो ध्यान रखेंगे इस ग्रंथ का नाम कि भाषा भूषण ग्रंथ ये किसका है, तो महाराज जसवंत सिंह का है। अगला कथन देखते हैं, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ये किसके लिए कहा गया है, तो बिहारी सस्सई के लिए कहा गया है, जो कि शुक्ल जी ने कहा है। अगला कथन देखते हैं, इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। तो ये भी शुक्ल जी ने किसके विषय में कहा है, बिहारी सतसई के लिए कहा है। तो ध्यान रखेंगे साथियों कि एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है, ये बिहारी सतसई के लिए कहा गया है। और रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है, ये भी शुक्ल जी ने बिहारी सस्सई के संबंध में कहा है। अगला कथन देखते हैं, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। और ये भी शुक्ल जी ने किसके लिए कहा है, तो बिहारी सस्सई के लिए कहा है। अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है बिहारी सस्सई। और यहाँ पे देखिए 3 कथन हैं जो कि शुक्ल जी के हैं बिहारी सस्सई के संबंध में, तो ये तीनों ही कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला कथन देखते हैं, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। और ये भी शुक्ल जी ने किसके विषय में कहा है, तो बिहारी के लिए कहा है।
कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। अगला देखते हैं, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। ये कथन बिहारी से संबंधित है और कहा किसने है, तो शुक्ल जी ने। अगला कथन है, कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, बिहारी के संबंध में कथन है और किसका कथन है, तो शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन देखते हैं, भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी, और ये कहा है मंडन के लिए शुक्ल जी ने। अगला कथन देखते हैं, इनका सच्चा कवि हृदय था। ये किसके लिए कहा है शुक्ल जी ने, तो मतीराम के लिए। इनका सच्चा कवि हृदय था, ये मतीराम के लिए कहा है इन्होंने। अगला कथन है, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। तो ये कथन कहा गया है शुक्ल जी ने, ये कथन कहा है शुक्ल जी ने मतीराम के लिए। अगला कथन देखते हैं, उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई, और ये कहा है शुक्ल जी ने भूषण के लिए। अगला कथन है, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। ये भी भूषण के लिए कहा है शुक्ल जी ने। अगला कथन देखते हैं, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। तो ये भी कथन देखिए भूषण के लिए शुक्ल जी ने कहा है। तो यहाँ पे 3 कथन है, एक ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला, मतलब ये 3 कथन जो है भूषण से संबंधित है। देखिए भूषण के लिए, भूषण के लिए, भूषण के लिए, तो ये तीनों कथन भूषण से संबंधित है। अगला कथन देख लेते हैं। अगला कथन देखते हैं, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन, फिर से सुनिएगा, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। तो ये भी कथन है भूषण के लिए, जो कि शुक्ल जी ने कहा है। अगला देख लेते हैं, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। किसके विषय में कहा गया है, तो भूषण के लिए कहा है शुक्ल जी ने कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला कथन है, छंद शास्त्र पर इनका सा विशुद्ध निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। ध्यान रखेंगे कि छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। तो ये सुखदेव मिश्र के लिए कथन है, जो कि शुक्ल जी ने कहा है। अगला कथन देखते हैं, ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं, और ये कथन है देव के लिए शुक्ल जी का। फिर अगला कथन है, कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई। तो ये कथन है देव के लिए, जो कि शुक्ल जी ने कहा है। तो देखिए फिर से देखते हैं एक बार, कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई, और ये कथन भी कहा गया है देव के लिए। अगला कथन देखते हैं, रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। तो ये देव के लिए कहा गया है शुक्ल जी के द्वारा। अगला कथन है, श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। अगला कथन देखते हैं साथियों, और आज का अंतिम कथन देखते हैं। आज हम लोगों ने 50 कथन शुक्ल जी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कथन जो थे उन्हें हम लोगों ने देखा है। तो आज का अंतिम कथन है, इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजन कारिणी है। इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजन कारिणी है। तो ये कथन कहा है भिखारी दास के लिए। एक बार फिर से देखते हैं, रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। ये देव के लिए कहा है शुक्ल जी ने। श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया, ये शुक्ल जी ने श्रीपति से के लिए कहा है। अगला कथन है, इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजन कारिणी है, ये भिखारी दास के लिए शुक्ल जी ने कहा है। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने शुक्ल जी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण कथनों को देख लिया। अब अगली कक्षा में हम आगे किसी और टॉपिक पे फिर से हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।